नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। तो नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले आज बोनस पॉइंट में बात होगी खरीफ फसलों को लेकर के। जी हाँ, खरीफ फसलों पर पड़ रही ज़्यादा बरसात की मार का आज हम विश्लेषण करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेट मानसून बरसात की वजह से खरीफ के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगस्त में ऑटो बिक्री के आंकड़ों को लेकर के। अगस्त के दौरान गांव में ऑटो बिक्री घटी है, जो सुस्त ग्रामीण मांग का संकेत माना जा रहा है। इसके बाद भारत और कतर के बीच होने जा रही ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी। माना ही जा रहा है कि डील की शर्तें अगले महीने फाइनल हो सकती हैं। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि डील में भारत को आखिर में मिल क्या सकता है। इसके बाद बात होगी गोल्ड को लेकर के। जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं उसका विश्लेषण होगा। गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। विदेशी बाजार में तो कीमतें $3700 तक पहुंच गई हैं। इस खबर के बाद बात होगी भारत पर नए टैरिफ की आशंका को लेकर के। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि रूस का तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों की दूसरी खेप जल्द आ सकती है। इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे खरीफ की फसलों के जुड़ी हुई खबर के साथ। इस साल खरीफ फसलों की ज़्यादा खेती के बावजूद ज़रूरत से अधिक बरसात का असर फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। बार्कलेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक बरसात के कारण फसलों और जान माल को हानि पहुंच सकती है। खरीफ की खेती की बात करें तो 5 सितंबर तक देश भर में कुल रकबा 11 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुका है और पिछले साल के मुकाबले रकबे में करीब 27 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल धान का रकबा करीब 20 लाख हेक्टेयर बढ़कर के 438 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। सर, ये तो बात हम लगातार बता रहे हैं कि खरीफ को लेकर के बरसात का कितना ख़राब असर होगा। अभी की स्थिति क्या है सर? कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस बरसात का पड़ सकता है खरीफ को लेकर के? बोलिए, एक तो मानसून जल्दी आया था और जिस बात की आशंका थी कि इस अगस्त और सितंबर में ज़्यादा बारिश हो सकती, जो रिस्क शुरुआत से दिख रही थी वो दिख रही है और मानसून लंबा खींच भी रहा है। जैसे पंजाब के कुछ हिस्सों में अभी भी भारी बारिश जारी है। पंजाब का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में एक बड़े हिस्से में बाढ़ भी है और पंजाब में पैडी का उत्पादन या जो धान का उत्पादन है वो खरीफ की फसल के प्रदर्शन को ऊपर नीचे करने की क्षमता रखता है अगर वहाँ पैदावार में कमी आती है। बरसात की अधिकता वाले जिलों का आंकड़ा आपके स्क्रीन के ऊपर है। मुक्तसर, फाजिलका, तरन तारण, गुरदासपुर, फरीदकोट 550%, 3000%। अनप्रेसिडेंटेड है, प्रत्याशित है ये पंजाब में इस तरीके की बारिश, और वो भी इस समय जबकि हम मानसून की अब किनारे की तरफ आ गए हैं। तो अब जो तस्वीर दिख रही है फसलों की, उसमें कई सारी दुविधाएं हैं। एक तो दुविधा ये कि शुरुआती तौर से ही हमने देखा था कि दलहन और तिलहन की बुवाई पिछड़ी हुई थी, जो आंकड़े पहले से दिखाई दे रहे थे। कॉटन की बुवाई में भी कमी दिखाई दे रही थी। धान की बुवाई अच्छी थी और पंजाब में भी धान की बुवाई अच्छी हुई थी। लेकिन अब इस अतिरिक्त बरसात के कारण अभी ये कहना मुश्किल है कि पंजाब से धान की कितनी फसल आएगी। अलग अलग आकलन है, 3 से 4%, 5% तक धान की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है। अगर पंजाब से धान की उपज कम आती है तो भारत में खरीफ उत्पादन की जो निर्भरता है वो पूर्व पर बढ़ जाएगी, झारखंड, उड़ीसा की धान पैदावार पर। तो इसलिए इस बार खरीफ के आंकड़ों को लेकर उलझन और इसी वजह से बाजार में भी हमें थोड़ी सी बेचैनी दिखाई दे रही है। ठीक, लेकिन सर ये जो अभी भारत के अंदर फ्लड की सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? किस तरीके से वहाँ पर देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? 2 फसलों की कीमतों पर हमारी नज़र है। पहली चीज़ है बासमती। 2 फसलों की कीमतों पर हमारी नज़र है। बासमती 2 फसलों की कीमतों पर हमारी नज़र है। बासमती 2 फसलों की कीमतों पर हमारी नज़र है।
पाकिस्तान में भी बाढ़ है और भारत में भी बाढ़ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बासमती की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती की आपूर्ति में और बासमती की कीमतों में अगले महीनों में तेजी बनी रह सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। और दूसरा जो एक और क्रॉप है, एक और फसल है जिस है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिस पर निगाह रखने की जरूरत है, वो पाम है। क्योंकि भारत में तिलहन का उत्पादन कम होने की संभावना है, बुआई कम हुई है और उसके बाद फिर ये लेट मानसून का असर है। इस वजह से पाम ऑयल की कीमतों पर में भी आने वाले दिनों में बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि भारत को बड़े पैमाने पर वही पिछले साल की परिस्थिति है कि भारत को बड़े पैमाने पर फिर खाद्य तेल का आयात करना पड़ेगा। जी, इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट में अलग अलग मैनेज होने वाले इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स को एक साथ मिलाया जा सकता है। अभी तक इक्विटी सेगमेंट का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अलग मैनेज होता है और कमोडिटी का अलग। एक एक्सचेंज पर चलने वाले दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग फंड मैनेज करना होता है। सर, एक्सचेंजों की सुविधा के लिए तो ये कदम ठीक हो सकता है, लेकिन निवेशकों पर इस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है और आगे ये जो कदम उठाया जा रहा है इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये फंड्स आमतौर पर एक बेहद निर्धारित व्यवस्था के तहत काम करते हैं कि अगर कोई मेंबर ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है तो ये जो फंड्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैसे की वापसी करते हैं। इसको करने की ज़रूरत ये पड़ी, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अब एक ही इन्वेस्टर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रहा हो सकता है, दो अलग अलग एसेट्स में काम कर रहा हो सकता है, वो कमोडिटी में भी ट्रेड करता है और स्टॉक्स में भी ट्रेड करता है। तो इस वजह से ये दुविधा होती है कि अगर उसको किस फंड के कवरेज में रखा जाए, तो दोनों को मिलाने की बात है। दूसरी चीज़ है कि आने वाले दिनों में ऐसे एक्सचेंज भी हैं, एक्सचेंज में ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं जहां आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों की ट्रेडिंग एक साथ कर पाएंगे, जैसे कि बीएसई क्रूड के फ्यूचर्स लेकर आ रहा है, एनसीडीएक्स इक्विटी की ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है, जो हमने अभी हाल में जब एनसीडीएक्स के चेयरमैन से चर्चा की थी तो बताया था कि वो इक्विटी की ट्रेडिंग में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फंड्स के ढांचे को, स्ट्रक्चर को बदला गया है, ठीक किया गया है, ताकि निवेशकों को, एक ही निवेशक को अगर वो दो जगह ट्रेड कर रहा है तो उसे पूरा प्रोटेक्शन मिल सके। जी, अब बात करते हैं जरा ऑटो बिक्री के नंबर को लेकर के। अगस्त के दौरान देश में कुल ऑटो बिक्री में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री घटी है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के नंबर्स बताते हैं कि अगस्त के दौरान गांव में 2 व्हीलर्स की बिक्री में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है और 3 व्हीलर्स की सेल लगभग 4.5% घटी है। इस वजह से गाँव में कुल ऑटो सेल्स में कमी देखने को मिली है। सर, अगस्त में बिक्री घटने की भरपाई क्या सितंबर के महीने में हो सकती है, क्योंकि अब तो 22 तारीख से जीएसटी कटौती भी लागू हो रही है? देखिए, सितंबर की सेल्स को में कितना समय मिलेगा, थोड़ा सा ही समय मिलेगा ये देखना होगा। अगस्त के आंकड़े बगैर जीएसटी की रियायत के थे और ये बता रहे थे कि बाइक और 3 व्हीलर्स की जो कि रूरल एरिया की सेल है उसमें डिमांड लगातार गिर रही है और ये परिस्थिति हमको अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से दिखाई दे रही है। अगर आप आंकड़े भी सामने देखें तो बिक्री की ग्रोथ लगातार गिर रही है। अब जीएसटी की रियायत के बाद धीमे धीमे जीएसटी की में कटौती को कार कंपनियों ने, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पास ऑन करना शुरू किया। 2 कार कंपनियों ने अपनी कीमतें घटा दी हैं। एक बाइक कंपनी ने भी, एक 2 व्हीलर कंपनी ने, टीवीएस मोटर्स ने भी अपने कई वाहनों पे, अपाचे, रॉनिन, रेडर और टीवीएस स्पोर्ट्स पर कीमतें घटाने का फैसला किया है और जो कटौती है वो करीब 6,000 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक की है। ये एक बड़ा कुशन है। इस कुशन के सहारे हमें त्योहारी सीजन में, सितंबर के तो आखिरी हफ्तों से में चूंकि ये लागू होगी, तो अक्टूबर के महीने में हमें ऑटो सेल्स पर इसका सकारात्मक असर दिखाई पड़ सकता है गांवों के ऊपर। लेकिन जो आकलन मिल रहे हैं ना विपुल जी, वो जो बाजार से, कंपनियों से आकलन मिल रहे हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरी रियायत से ऑटो की सेल्स में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है जीएसटी की कटौती के कारण, जो वॉल्यूम में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। और एक और बड़ी दुविधा जो बाजार के दिमाग में है कि क्या ये बढ़ोतरी कंसिस्टेंट होगी या केवल फेस्टिवल का एंथुजियाज्म होगा, केवल त्योहारों के दौर में जो रियायतें आई हैं उनके बेस के ऊपर ये जो खरीद है निकल कर आएगी। ये 2 बड़े सवाल हैं जो बाजार में बने हुए हैं। लेकिन जीएसटी की रियायतों का अमल शुरू हो गया है। कंपनियों ने टैक्स में कटौती को उपभोक्ताओं के साथ बांटना यानी पास ऑन करना शुरू कर दिया है। ठीक, अब देखना ये होगा कि अब सितंबर के नंबर किस तरीके से निकल के आते हैं। लेकिन इस बीच भारत की कतर के साथ
मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की शर्तें अगस्त में फाइनल होने की संभावना है और शर्त फाइनल होने के बाद समझौते पर बातचीत के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अक्टूबर में ही कतर का दौरा कर सकते हैं। कतर मिडिल ईस्ट के 6 देशों के संगठन जीसीसी का सदस्य है और मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत जीसीसी के साथ भी बातचीत कर रहा है। सर, अगर ये एफटीए होता है तो इस एफटीए से भारत को क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, भारत अभी तक जो एफटीए कर रहा है, दिलचस्प बात भीतर की, जो अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें पुल, तो दिखाई देगा। एक तो सारे एफटीए जो हैं उसमें प्रमुख एफटीए मध्य पूर्व के देशों के साथ ही हुए, यूएई के साथ हुए हैं। और अगर आप कतर के साथ एक खास परिस्थिति देखें तो व्यापार संतुलन कतर के पक्ष में है। जो ताजे आंकड़े मेरे सामने खुले हैं उसमें भारत का निर्यात करीब 1.68 बिलियन डॉलर का है, 68 बिलियन डॉलर का है, और जो इम्पोर्ट हैं वो 12.47 बिलियन डॉलर के हैं। यानी और कतर भारत को जो सबसे प्रमुख चीज निर्यात करता है वो गैस है, एलएनजी है जिसका, और एलपीजी है। इसके अलावा कुछ केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि कतर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हब है, तो वो भारत को प्रमुख तौर पर ये चीजें निर्यात करता है और भारत की निर्भरता इन उत्पादों पर बेहद ज्यादा है। तो इसलिए कतर के साथ एफटीए को बहुत करीब से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि कतर पहले से ही भारतीय बाजार में अपना सामान ज़्यादा बेच रहा है और भारतीय निर्यातकों के लिए कतर के बाजार में विकल्प सीमित हैं। दूसरा, छोटी अर्थव्यवस्था है, सुपर रिच अर्थव्यवस्था है, प्रीमियम उत्पादों की अर्थव्यवस्था है। तो क्या भारत से प्रीमियम उत्पादों का निर्यात, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, ये किसी तरह से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होगा और कतर के बाजार में इस पर ड्यूटीज कम लगेंगी? हमको ये देखना होगा। दूसरी एक चीज़ और देखनी होगी कि क्या कतर अपनी उस पुरानी मांग को, उस चर्चा को फिर इस में लाना चाहेगा, क्योंकि कतर लंबे समय से भारत से एविएशन मार्केट में कतर एयरवेज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, चाहे वो कार्गो ट्रैफिक हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो। तो क्या कतर एजेंडे पर यह भी लेकर आएगा कि कतर एयरवेज को भारतीय रूट्स पर ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि ये मुद्दा इससे पहले भी भारत और कतर की बातचीत में आ चुका है। तो ये एक और एफटीए है, पर ये एफटीए दरअसल भारत के साथ सरप्लस रखने वाले देश के साथ है। तो इन एफटीएज में भारत को कितना फायदा मिलता है, भारतीय निर्यातकों को कितना फायदा मिलता, इस पर हमेशा दुविधा और बहस बनी रहती है। जी सर। इस बीच गोल्ड में निवेश मांग बढ़ने और केंद्रीय बैंकों की खरीद की वजह से ग्लोबल और घरेलू बाजारों में इसकी कीमतें लगातार नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मंगलवार को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $3700 के करीब दर्ज किया गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इधर एमसीएक्स पर, जो कि घरेलू वायदा बाजार है, इस पर कीमतें 1,09,000 के ऊपर पहुंच गई हैं, जो कि घरेलू बाजार का नया रिकॉर्ड है। सर, इस पर लगातार हम लोगों की कवरेज चल रही है, लेकिन गोल्ड में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे कोई छुपा हुआ रीज़न भी दिखाई दे रहा है आपको? मतलब बेतहाशा वृद्धि जो है देखने को मिल रही है। हाँ, और बड़ा आश्चर्यजनक है। और एक दो छुपे हुए रीज़न है, बाकी कुछ तो प्रत्यक्ष रीज़न है जो सबको पता है और जिन पर हम लगातार डिस्कशन करें। एक तो ये कि अगर आप गौर से देखें ना विपुल जी, चूंकि आप स्टॉक मार्केट को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत मुश्किल से किसी एसेट में किसी जगह कोई स्टेल्थ बुल मार्केट बनता है। स्टेल्थ बुल मार्केट वो होता है जिसमें कि क्रमशः कीमतें बढ़ती चली जाएं और उनमें बड़ी गिरावट ना आए। गोल्ड में ये स्थिति हमने देखी है। बार बार एक कहा जाता है कि गोल्ड में बबल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन हर महीने दर महीने, साल दर साल गोल्ड में हाल फिलहाल के वर्षों में हमने मजबूती बढ़ती हुई देखी है। और ये बड़ा ढांचागत चुनौती है पूरी दुनिया के बाजार की, कि जब निवेश के इतने विकल्प खुले हुए हैं, क्रिप्टो भी आ गया, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट है, फिर भी गोल्ड एक बेहद महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर सामने आया। हेजिंग व्हीकल तो पहले से बना हुआ था। तो कुछ तो प्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारणों में सरकारी बैंकों की खरीद, केंद्रीय बैंकों की खरीद है, जो अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है दुनिया की करेंसी व्यवस्था के लिए। सारे बैंक के मान रहे हैं कि डॉलर की कीमत गिरेगी और गिरती जा रही। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर ने 97-98 से ऊपर का स्तर नहीं देखा। इस समय भी 97-98 पर डॉलर इंडेक्स टिका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर बैंक के चाह रहे हैं कि डॉलर में बड़ी गिरावट के बदले उन्हें हेज किया जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे चौंकाती है गोल्ड की तेजी में, वो ये है कि गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें बैंकों और ईटीएफ की खरीद को रोक नहीं रही हैं। आमतौर पर गोल्ड अब जहां पहुंच चुका, $3700 पर आउंस के आसपास की कीमत है, भारतीय बाजार में 1 लाख से ऊपर है। ऐसी स्थिति में निवेशकों को ये डर होता है कि इससे आगे गोल्ड ना खरीदा जाए, लेकिन चूंकि सॉवरेन बैंक्स खरीद रहे हैं और वो लगातार खरीदते जा रहे हैं, इसलिए गोल्ड में तेजी बनी हुई। जो हिडन फैक्टर है वो सबसे दिलचस्प है, जो अभी निकल
कर आया। बाकी तो हमें ईटीएफ में खरीद दिखी है, हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय बैंकों के गोल्ड भंडार बढ़ रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं। वो अपनी करेंसीज, अपने विदेशी मुद्रा भंडारों की हेजिंग के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो बात निकल कर आ रही इस ताजी तेजी के पीछे वो ये है कि गोल्ड की में का क्रिप्टो से रिश्ता अभी इनोनिमस है, स्पष्ट नहीं है। इस तरीके की चर्चा है दुनिया के बाजारों में कि जो स्टेबल कॉइन्स कंपनियां हैं वो भी अब हेजिंग के लिए गोल्ड की खरीद कर रही हैं। उन्हें स्टेबल कॉइन की व्यवस्था कहता है, तो उन्हें किसी करेंसी से या किसी मजबूत एसेट्स के साथ अपने कॉइन को जोड़ना होता, बांधना होता, और तभी उसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। तो वो गोल्ड, वो यूएस डॉलर के अलावा गोल्ड में भी निवेश कर रही हैं, और ये माना जा रहा है कि इस वजह से गोल्ड की डिमांड और गोल्ड में फ्लोज ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। ये एक पहलू और भी है। स्टेबल कॉइन रिजर्व्स में अगर गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ने लगी तो विपुल, जिसका मतलब ये है कि फिर दो रिजर्व्स, एक रिजर्व केंद्रीय बैंकों का और दूसरा रिजर्व स्टेबल कॉइन कंपनियों का, इन दोनों जगह गोल्ड का इस्तेमाल और गोल्ड का प्रयोग बढ़ेगा। और इसलिए ही शायद हमको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में तेजी बने रहने की संभावनाएं जारी की जा रही। थोड़ा बहुत फॉरवर्ड रिस्क है, करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है गोल्ड के फेवर में वो बराबर दिखाई दे रही है। मतलब अभी कोई ऐसा बड़ा पहलू नहीं दिख रहा है कि सडनली आपको दिखाई पड़े कि गोल्ड में कोई बड़ा रिवर्सल यहां से आएगा। सर, लेकिन अब भारत के अंदर फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है, शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। इस तेजी का असर क्या दिखाई देगा? क्या लोगों की खरीद कम होती हुई दिखाई देगी? आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं और आपने गोल्ड पुरानी कीमतों पर खरीद रखा है तो बहुत अच्छी वजह है कि आपके एसेट की, आपकी वेल्थ की कीमत बढ़ रही है और निवेशक के मान रहे हैं। पर हाँ, ज्वेलरी बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं। और गोल्ड में जब से तेजी आई और 1 लाख रुपए का स्तर आया है, जब से $3200-3300 पर आउंस से गोल्ड ने ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है, आप लगातार देखिए माह दर माह भारत में ज्वेलरी की डिमांड गिरती चली जा रही है। और अब जिस स्थिति में गोल्ड है और यहाँ से जितनी ऊंचाई पर जाने की संभावना, क्या ऊंचाई होगी किसी को पता नहीं है, वो भारत की ज्वेलरी बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इतनी महंगी स्थिति में जो कंज्यूमर बाइंग है गोल्ड की, जो भोक्ता बाइंग है वो नहीं है। जो घरेलू बचत के लिए सोना खरीदा जाता था उसकी बाइंग नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्चुअल बाइंग में तो ईटीएफ में निवेश लगातार बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए और ग्राहकों के लिए अब सोना खरीदना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ये एक किस्म की कल्चरल चैलेंज भी है, क्योंकि भारतीय परिवारों में, भारत के समाज में शादियों में परिवारों में, बेटियों की शादियों में सोना, गोल्ड का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और गोल्ड की इस महंगाई ने उनकी लागत बुरी तरह बढ़ा दी है। शादियों की लागत, अगर आप मैरिज की कॉस्ट देखें, चाहे वो ग्रामीण परिवार की हो या मध्यवर्गीय परिवारों की, सोने ने की महंगाई ने उसकी लागत बेहद ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अभी भारत का जो ज्वेलरी बाजार है वो ये शिफ्ट नहीं समझ पाया है कि वो आखिर इतने महंगे गोल्ड को कैसे संभाले। तो इसलिए त्योहारी सीजन सोने की कीमत की दृष्टि से निवेशकों के लिए तो अच्छा है, पर ज्वेलर्स के लिए फीका रह सकता है। जी, अगली खबर का रुख करते हैं। रूस का तेल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप लागू करने के संकेत दिए हैं जो रूस का तेल खरीदते हैं। रविवार को यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप के संकेत दिए हैं। सर, ये सेकेंडरी प्रतिबंध क्या हैं और ये कैसे लगेंगे? हालांकि चर्चा कल शाम से शुरू हुई और पूरी दुनिया में है और अगले इस हफ्ते चर्चा में रहेगी, लेकिन आज हमने शेयर बाजार पर इसका बहुत असर नहीं देखा। बाजार ने इस घटना से, इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा किनारा किया है, इसको इग्नोर किया। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। रूस पर सीधे प्रतिबंध पहले से ही हैं। ईयू और अमेरिका मिलकर अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। प्राइमरी सैंक्शंस वो होते हैं जो किसी देश पर लगाए जाते हैं, और सेकेंडरी सैंक्शंस वो होते हैं जो उन देशों पर लगाए जाते हैं जो उस देश को मदद कर रहे होते हैं युद्ध में या किसी इस तरीके की गतिविधियों में। तो भारत, चीन और टर्की, ये 3 प्रमुख देश हैं जो इन सेकेंडरी सैंक्शंस के निशाने पर हैं। दस्तावेज, मसौदे तैयार हैं, अमेरिका भी तैयार है, ईयू भी तैयार है। इसमें इन देशों की जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, शिपिंग लाइन्स हैं, ये भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आएंगी। भारत के रिफाइनर, भारतीय बैंक और कारोबारी अगर रूस से तेल लेंगे तो उन्हें अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम या स्विफ्ट से बाहर किया जा सकता है। उनके लिए जो ग्लोबल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद की जा सकती हैं। इस बात की तैयारी है। और ये
प्रतिबंध रूस को लक्ष्य बनाने के लिए हैं, क्योंकि रूस अगर रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति कम होती चली जाएगी पूरी दुनिया में, तो रूस की जो पहले से चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो और दबाव में आएगी और शायद रूस उस युद्ध को रोकने के लिए बाध्य होगा, जो अभी तक नहीं रोक पा रहा है। और आज यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने भी इस बात की का समर्थन किया कि भारत जैसे देशों पर जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं उन पर प्रतिबंध या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। तो ये मामला थोड़ा बड़ा हो सकता है अगले 1-2 दिन के भीतर। सर, लेकिन ये जो नए प्रतिबंध होंगे उसका रूस पर भी कोई इम्पैक्ट होगा? किस तरीके का असर होगा रूस पर? देखिए, रूस बड़ी मुश्किल में है। रूस की अर्थव्यवस्था लगातार मंदी की दहलीज पर है, रिकॉर्ड बजट घाटा है, रूबल बुरी तरह टूटा हुआ है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बरक्स रूस के पास एक एडवांटेज था। एक एडवांटेज ये था कि वो भारत को $2 से $4 पर बैरल का एक डिस्काउंट देता था, जिससे कि भारत जैसे बाजार में सस्ता कच्चा तेल आता था जो ब्रेंट से नीचे होता था। अब वो एडवांटेज खत्म हो रहा है और अब अगर ये सख्ती और ज़्यादा बढ़ती है तो रूस के लिए एक तो डिस्काउंट देना मुश्किल होगा, भारतीय कंपनियों के लिए और भारतीय निर्यातों पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, पर रूस के तेल की आमदनी बुरी तरह घट जाएगी। एक वो शैडो फ्लीट्स के सहारे रूस अपना पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचता है, जिसकी टारगेटिंग शुरू हो रही है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और बीमा के बैन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब रूस अगर इसके बाद भी, इन प्रतिबंधों के बाद भी, सख्ती के बाद भी, प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? रूस के ऑयल का बेंचमार्क बदल दिया जाए या एक नई कीमत तय कर दी जाए। इस स्थिति में रूस को अगर और ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा तो और ज़्यादा मुश्किल में होगा। और ओपेक के देशों ने परोक्ष रूप से ईयू और यूएस के इस पूरी मुहिम को मदद की है, क्योंकि ओपेक के देश लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब रूस का तेल डिस्काउंट रूस अपने तेल पर डिस्काउंट देने की स्थिति में नहीं होगा, तो भारत और चीन जैसे जो देश हैं उनके लिए फिर मध्य पूर्व का सऊदी का तेल उनके लिए लेना आसान हो जाएगा। ये परिस्थिति रूस की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है और प्रतिबंध भी इसी वजह से लगाए जा रहे हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था को पर दबाव बनाया जाए। पर क्या सर, ये मान के चले अब फिर से जो है टैरिफ बढ़ने वाले हैं? हम तो इसी के लिए बाजार के लिए दिक्कतें हो रही हैं। अगर ये नए टैरिफ आएंगे फिर तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली होंगी। देखिए, संकेत तो हैं और इस बार ज़्यादा आक्रामकता ईयू की तरफ से है और मुझे बड़ा अजीब सी परिस्थिति है। भारत एक तरफ ईयू के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ ईयू भारत के अगेंस्ट सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की और प्रतिबंध लगाने की और सख्ती करने की बात कर रहा है। अमेरिका की तरफ से तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर और भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं टैरिफ। तो अगर वो नए टैरिफ आ जाते हैं 50% से ऊपर, तो फिर तो एक्सपोर्ट लगभग गया ही, कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद का एक्सपोर्ट भी नहीं बचेगा। यहाँ से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ये टैरिफ आते हैं तो फिर शायद भारत और अमेरिका और टर्की जैसी अर्थव्यवस्थाओं के भारत के साथ एक टकराव शुरू हो सकता है, जिसमें रूस और चीन और भारत का जो गुट है, जो गठजोड़ है, जो बना है अभी अमेरिका के टैरिफ में, वो और मजबूत हो सकता है। भारत के पास अमेरिका का जवाब देने के लिए तो उतनी क्षमता नहीं, लेकिन हाँ, अगर चीन भी इसके दायरे में आता है, क्योंकि अभी तक प्रतिबंधों के दायरे में चीन को नहीं लाया गया है और यही अमेरिका की पॉलिटिकल जो रचना है, जो व्यूह रचना है, वो समझने वाली जैसी है कि वो भारत के खिलाफ नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में शी जिनपिंग के साथ कोरिया में बैठक करने वाले हैं। तो अगर भारत को अलग से सिंगल आउट किया जाता, जो किया जा रहा है अभी तक, तो परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल है। अगर सारे देशों के खिलाफ प्रतिबंध आते हैं, जिसमें चीन, टर्की भी शामिल होते हैं, तो चीन इसका पलटवार कर सकता है। चीन ने बड़ी सख्त प्रतिक्रिया भी दी है कि इस तरीके के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस ने भी कहा है कि भारत की जो उसके एनर्जी पार्टनर्स हैं उनको टारगेट करना ठीक नहीं है। तो फिर वही बात है कि हो सकता है कच्चे माल की आपूर्ति, रेयर अर्थ और तमाम चीज़ें जो चीन के पास है, जिन पर अमेरिका निर्भर है, उनको लेकर वो अपनी रणनीतियाँ बदले और उनके निर्यात पर सख्ती करे, या फिर बाजार में पेमेंट के लिए अलग अलग पैरेलल ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए जाएं, अलग चैनल क्रिएट किए जाएं, जिनके जरिए ये खरीदारी हो सके। तो स्थितियां थोड़ी नाजुक मोड़ पर हैं। यूएस तो थोड़ा धीमा भी पड़ सकता है। ईयू बहुत ज़्यादा सक्रिय है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि रूस पर युद्ध रोकने के लिए और अधिक आर्थिक सख्ती की ज़रूरत है। ठीक। इस बीच बॉन्ड बाजार ने रिजर्व बैंक की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ सरकारों की तरफ से बॉन्ड लगातार जारी हो रहे हैं और दूसरी तरफ
बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऊपर से बैंकों ने रिजर्व बैंक से मांग की है कि लंबी अवधि में बॉन्ड कम जारी करे, क्योंकि सीमित लिक्विडिटी और कम मांग की वजह से लंबी अवधि के बॉन्ड्स में कम निवेश हो रहा है। सर, बॉन्ड बाजार को लेकर के रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई दे रही है? देखिए विपुल जी, दो चीज़ें पैरेलल मूव कर रही हैं। एक तरफ है जीएसटी में कटौती, उसका उत्साह, त्यौहार आ रहा है, कारें सस्ती हो रही हैं, बाइक सस्ती होंगी, शेयर बाजारों में भी डिमांड आ रही। पर आप अगर गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा इससे परेशान है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की परेशानी ये है कि इस जीएसटी की कटौती के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली, राजस्व का बड़ा नुकसान होगा, घाटे बढ़ेंगे। 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास के लॉसेस दिख रहे हैं अगले साल के लिए। इस साल का भी जो लॉस है वो 43,000 करोड़ के आसपास है। ऐसी स्थिति में सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी बड़े स्तर पर उधारी की जरूरत है, भारी बारोइंग की जरूरत है। 2025 के बाकी साल में जो बचा हुआ समय है उसमें सरकार को करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए चाहिए अभी से 6 महीने में। पूरे साल में 14 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अब आरबीआई पर दोहरा दबाव है। आरबीआई को एक तरफ बाजार में बॉन्ड मार्केट को स्थिर रखना है और बेंचमार्क यील्ड को रोकना है, क्योंकि अगर यील्ड बढ़ती चली गई तो सरकार के लिए कर्ज महंगा होता चला जाएगा और ब्याज दरों में कमी की जो कोशिश की गई उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अगस्त के महीने में अगर आप देखिए तो बॉन्ड यील्ड में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज इस समय जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब करीब भारत के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 6.45-6.46% के आसपास बनी हुई है। दूसरी तरफ सरकारों को पैसा चाहिए। सरकारों को पैसा देने के लिए ज़्यादा बॉन्ड डालना पड़ेगा बाजार में, तो बॉन्ड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। राज्य सरकारें भी बॉन्ड लेकर आ रही हैं क्योंकि उनको तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है जीएसटी की कटौती से। जब सरकारों के ऑक्शन बढ़ते हैं तो बाजार में ग्राहक कम हो जाते हैं क्योंकि ओवर सप्लाई है, और फिर बैंक्स ज़्यादा ब्याज की मांग करते हैं और वे कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा बॉन्ड खरीदना, ज़्यादा कर चुकाना है तो ज़्यादा ब्याज चुकाइए। ज़्यादा ब्याज चुकाने का मतलब है राज्य और केंद्र सरकारों के बजटों की और बुरी हालत बनना, उनकी कर्ज की देनदारियां और ज़्यादा बढ़ने की बात है। तो बैंक ये मांग रहे हैं, बैंकों ने ये कहा कि सरकार अपने जो भी आरबीआई जो बॉन्ड ऑक्शंस कर रहा है, क्योंकि आरबीआई सरकारों का मर्चेंट बैंकर है, केंद्र सरकार का मर्चेंट बैंकर है, उसकी तरफ से वो बॉन्ड बेचता है, तो वो जो बॉन्ड की आपूर्ति कर रहा है बाजार में उसे मार्च तक फैला दिया जाए, एकदम सारे बॉन्ड ना डाल दिए जाए क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है विपुल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका असर हमें थोड़े समय बाजार में दिखाई देगा और जो सबसे गंभीर बात अंदर से निकल कर आ रही है कि भारत के बैंक भारत सरकार के 30 साल के बॉन्ड खरीदना ही नहीं चाहते हैं। वही चाहते कि उन्हें शॉर्ट टर्म बॉन्ड दिया जाए 5 से 10 साल के, जबकि आरबीआई की कोशिश है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिया जाए। अगर बोनस पॉइंट के दर्शक, जो नियमित दर्शक उन्हें याद होगा विपुल जी, हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले चर्चा की थी कि पूरी दुनिया में जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदना नहीं चाहते और भारत में भी वही परिस्थिति है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम होता है और इस पर रेट रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। राज्य सरकारें और बैंक ये भी चाहते हैं कि जो पूरी नीलामी है उसको एक साथ मिलाकर एक समान मूल्य पर किया जाए, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन किया जाए, जिससे कि सभी बोली लगाने वालों को एक जैसा रेट मिले। अब आरबीआई इस उलझन में फंस गया है कि वो ब्याज दरें संभाले, बॉन्ड यील्ड संभाले, या सरकारों की तरफ से जो कर्ज की बिल्कुल भारी मांग निकलने वाली है, बिल्कुल सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें बाजार में खड़ी हैं कि उन्हें पैसा मिले, उसको पूरा करें। जी, लेकिन सर बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी? बैंकों का यही कहना है कि आप बॉन्ड की आपूर्ति सीमित रखिए और ज़्यादा ब्याज दर दीजिए। पर आरबीआई क्या वो ज़्यादा ब्याज दर देने की परिस्थिति में होगा? क्या वो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को तत्काल पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा देने के लिए वो मार्च तक ले जाएगा? क्योंकि फिर पेमेंट्स और भुगतान कैसे होंगे लंबी अवधि के बॉन्ड लेने को, तो वो तैयार ही नहीं है। चूँकि जीएसटी सितंबर से लागू हो रहा है तो अगली तिमाही में ही राज्यों के खजाने पर इसका असर दिखने लगेगा, उनके राजस्व में उसकी गिरावट दिखने लगेगी। बैंकों और निवेशकों के पास सीमित पैसा है, वो पूरे साल भर के लिए जितना बॉन्ड खरीदने का आवंटन करते हैं अपने बजट में अपनी बैलेंस शीट में, उतना ही वो खरीद सकते हैं। पर अचानक मान लीजिए एक बैंक है और वो बैंक साल भर में 1,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदना चाहता है और बाजार में अगर 1,500 करोड़ के बॉन्ड इकट्ठे हैं तो वो नहीं खरीदेगा। तो ये चाहता है कि धीमे धीमे वो बॉन्ड धीमे धीमे जारी किए जाएं, क्योंकि अगर सरकार दबाव डालकर उनसे बॉन्ड खरीदवाएगी तो प्राइवेट बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। जी, अब सर आरबीआई के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? इस जो प्रॉब्लम है उसका मतलब किस तरीके से निपटेगी, क्या सोल्यूशन उनके पास हो सकता है? विपुल जी, पिछले 2-3 सालों में हमने कई बार ऐसी स्थिति देखी है जब आरबीआई के बॉन्ड ऑक्शन सफल नहीं हुए, असफल हुए हैं। आरबीआई ने बॉन्ड्स ओपन किए हैं, बैंकों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, फिर उनको वापस लेना पड़ा। ये बेहद
बेहद पेचीदा परिस्थिति होती है केंद्रीय बैंकर के लिए कि सरकार के बॉन्ड सरकारी बैंक से नहीं खरीदते, पर भारत में इससे पहले हाल फिलहाल के वर्षों में ही ऐसा देख चुके हैं। तो अगर बैंक्स नहीं लेंगे तो फिर आरबीआई को ओएमओ में जाना पड़ेगा, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, और आरबीआई को अपने रिजर्व से पैसा निकालकर इन बॉन्ड्स को खरीदना पड़ सकता है। लेकिन इससे क्या है, अगर आरबीआई वो लिक्विडिटी बाजार में बढ़ाएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी और रुपए और डॉलर की विनिमय दर पर भी असर पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ओएमओ से बचने की कोशिश करता है, वो अपने रिजर्व से सरकारी बॉन्ड खरीदने से बचता है और एक कोशिश करता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स, एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड, ये बॉन्ड को खरीदें। अभी दुविधा यह है कि अगर बैंक सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकार को कर्ज देने को तैयार नहीं होते, बॉन्ड खरीदना छोड़ें, अगर केंद्र और राज्य सरकारें बैंकों से कर्ज नहीं लेती हैं तो फिर उन्हें रिजर्व बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा, यानी रिजर्व बैंक को बॉन्ड में निवेश करना होगा। और ये पेचीदा परिस्थिति अभी आने वाले दिनों में और थोड़ी उलझती दिखाई देगी जब बॉन्ड ऑक्शन शुरू होंगे। तो बॉन्ड बाजार की निगाहें जीएसटी की कटौती से ज़्यादा बॉन्ड यील्ड पर हैं, जो 6.50 के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, और एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर जिसका कल हमने जिक्र किया था, और वो था नेपाल के अंदर जिस तरीके से छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री ओली को अपना पद तक छोड़ना पड़ा है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देने के लिए कहा था, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद ओली देश छोड़ करके भाग गए हैं। भारत के पड़ोस में श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल ऐसा तीसरा देश है जहां पर कि तख्ता पलट होता हुआ दिखाई दिया है। सर, तमाम जो उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर्स हैं वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही है, नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में किस तरीके से आप देख रहे हैं? नेपाल ब्रिंक पर है, और देख, भारत के पास के तीनों छोटे देश, एक तक पाकिस्तान को भी अगर आप ले लें तो पाकिस्तान में भी स्थिरता है, लेकिन जो बाकी तीनों छोटे देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल भी, इन जगह पर सरकारें बहुत बड़े पैमाने पर असफल हो रही हैं। वित्तीय अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, और धीमे धीमे वो जो विरोध है, विद्रोह है, वो सड़क पर निकल कर आने लगा है। अगर आप दुनिया के बाकी हिस्सों में भी देखें तो कई जगह सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन, फ्रांस में हमने प्रदर्शन देखे, तो धीमे धीमे एक माहौल सा बनता दिख रहा है पूरी दुनिया में सरकारों से असहमति का, विरोध का। पर यह घटना, नेपाल की घटना ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि नेपाल में सरकार ने अचानक अभिव्यक्ति के रास्ते बंद कर दिए, और इससे जो मैसेज संदेश गया वो एक तरह से तानाशाही और एनार्की का था, और जिसका हमका घटनाक्रम में दिखाई दिया। भारत के लिए ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण और चिंता वाली परिस्थिति है, क्योंकि नेपाल में कोई भी बड़ा ऐसा घटनाक्रम होता है तो भारत की सुरक्षा के लिए असर दिखाई देता है। अब दूसरी चीज है कि नेपाल में लोकतंत्र भी खतरे में है। डेमोक्रेसी जो आई थी, राजशाही खत्म होने के बाद डेमोक्रेसी आई थी, और ये माना क्या गया था कि पाकिस्तान की नेपाल ने एक बड़ा ट्रांजिशन किया है मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, और वो चल नहीं पाई। डेमोक्रेसी लगातार अस्थिर है नेपाल की। तो अब थोड़ा फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, भविष्य तय नहीं है, क्योंकि सेना सक्रिय हो गई है। नेपाल के घटनाक्रम पर भारत की भी करीब से निगाहें, हमारी भी करीब से निगाहें हैं, और इसका जो असर आने वाले दिनों में 2-3 दिन में दिखाई देगा, वो हमें पूरे दक्षिण एशिया पर दिखेगा। बिल्कुल, और जिस पे जो भी अपडेट्स होगी आपको हम जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा उसके बारे में अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम इतनी महत्वपूर्ण खबरों पर अपना विश्लेषण देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपने जो भी आपके विचार हैं, सुझाव हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।